नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। टीकाकरण कार्यक्रम हमारे देश में जोर शोर से चल रहा है। जो लोग ज्यादा वल्नरेबल है, जिनको खतरा ज्यादा है कोरोना की बीमारी का, उन्हें पहले टीका दिया गया और अब बूस्टर डोज भी उन लोगों को पहले दिया जा रहा है। लेकिन क्या उस कैटेगरी में कुछ और लोगों को शामिल करने की जरूरत है या नहीं, इस पर लगातार चर्चा होती रहती है। गर्भवती महिलाओं की अगर बात करें या जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं, उन महिलाओं को क्या ज्यादा जोखिम है कोरोना से और क्या उनको उस श्रेणी में डालना चाहिए जिससे उनको वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता मिले। इसकी एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और अदालत ने इस मामले में कहा कि ये एक नीतिगत मामला है, इसलिए केंद्र सरकार को खुद इस मामले पर विचार करके डेटा देख करके फिर अगर कोई बदलाव करना है या नहीं, इसका निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि क्या इन महिलाओं को खतरा ज्यादा है या नहीं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अर्चना धवन बजाज जुड़ गई, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं नर्चर IVF क्लिनिक से, और डॉक्टर सुनीला गर्ग जुड़ गई हैं, जो कि सदस्य हैं लैंसेट कमीशन कोविड टास्क फोर्स इंडिया की। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे डॉक्टर बजाज। क्या गर्भवती महिलाओं के लिए और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए खतरा ज्यादा होता है? क्योंकि हम मान के अक्सर चलते हैं कि गर्भवती महिलाएं ससेप्टेबल होती हैं दूसरी बीमारियों के लिए, उनके लिए खतरे बढ़ जाते हैं। अंजलि, अगर हम डेटा देखें तो प्रेग्नेंट लड़कियां या प्रेग्नेंट महिलाएं पर से रिस्क उनका इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करने का ज्यादा नहीं है, वो परहैप्स बाकी पॉपुलेशन जितना ही है। पर जो सिग्निफिकेंट चीज है कि यदि वो इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो देयर चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ मोर सीरियस इलनेस इज हायर, और यदि उनको सीरियस इलनेस होती है तो देयर चांसेस ऑफ गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान मैकेनिकल वेंटिलेशन, ICU एडमिशन और थोड़ा जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से डेथ के रेट्स ज्यादा होते हैं। और दिस इज द रियल रिस्क। द रियल रिस्क इज नॉट कि वो बहुत ज्यादा लोग प्रेग्नेंट लड़कियां कोविड से इन्फेक्ट हो रही हैं, बट द रिस्क इज कि यदि वो इन्फेक्ट हो रही है तो उनमें इलनेस ज्यादा सीरियस हो रही है। और बच्चे को क्या इफेक्ट हो रहा है? बच्चे को ये इफेक्ट हो रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन हैव बीन फाउंड टू गो इनटू प्री टर्म लेबर सूनर, चाहे वो आइट्रोजेनिक हो, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर का डिसीजन हो कि कोविड होने की वजह से, मैटरनल कंडीशन डिटेरियोरेट होने की वजह से हम जल्दी डिलीवरी प्लान कर रहे हैं, या पर से बिकॉज ऑफ द वायरस कोई ऐसी चेंजेस आती हैं कि लेबर जल्दी इंड्यूस होती है। लेबर जल्दी इंड्यूस होने की वजह से बच्चे का वेट छोटा होता है, इट बिकम्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड न्यूनेटल इफेक्ट ज्यादा होते हैं। तो इसलिए जो प्रेग्नेंट लड़कियां हैं वो उनको एक हाई रिस्क ग्रुप में अगर हम ट्रीट करें तो वो गलत नहीं है। ठीक है। डॉक्टर गर्ग, आप क्या मानती हैं? क्योंकि जो टीकाकरण है उसमें महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को बाद में शामिल किया गया। डेटा हमारे पास इतना कुछ नहीं है इंटरनेशनली भी कि हम ये कह सके कि कितना असर उन पे टीके का पड़ता है या उनके लिए टीका कितना जरूरी है। तो ऐसे में किस तरीके से इस पर गौर किया जा सकता है सरकार द्वारा भी? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंजलि जी। मैं कहना चाहूंगी कि पर्टिकुलरली शुरू से जब हम बात करते हैं, जब से वैक्सीनेशन हमारा शुरू हुआ है, तब से हमारा ध्यान जरूर गर्भवती महिलाओं में और प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स पे के ऊपर भी रहा है। क्योंकि हमने देखा कि बेसिकली, जैसे कि आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया कि इसमें हमारे पास में बहुत डेटा नहीं है, परंतु अगर हम बाहर का नंबर ऑफ फिगर्स देखें इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन, तो हमारे पास में काफी सारा ऐसा नंबर है जहां पे प्रेग्नेंट मदर्स और गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग मदर्स जो कि स्तनपान कराती, उन्होंने वैक्सीनेशन लगाया है। और उनमें ऐसा पाया गया है कि अगर उनको कोविड-19 की इन्फेक्शन होती है तो इन्फेक्शन जो है लेस सीवियर होती है। परंतु इंडिया में और हमारे साथ में बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन भी जुड़े हैं। ये मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पर्टिकुलरली जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, ये मैं ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पे हमारी जो विमेन है बहुत ज्यादा एनीमिक भी है। अगर वो पर्टिकुलरली कोविड-19 इन्फेक्शन से सफर करती हैं, एक तो उनकी, क्योंकि उनकी क्षमता जो है बीमारी को फाइट करने की
कंपैरेटिवली कम होती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वुमेन जो है हमारी लगभग 60% जो NFHS5 का डेटा है वो बहुत ज्यादा एनीमिक है, नंबर 1। नंबर 2, जो अंडरलाइंग कंडीशंस है, जैसे कि हम प्री एक्लेम्प्सिया की बात करें या अंडरलाइंग और भी कोई कंडीशन है जिसको कि वो गर्भवती महिला जो है प्रेगनेंसी के दौरान जिससे सफर करे, तो मैं बताना चाहूंगी कि अल्टीमेटली ये बीमारियां भी एग्रीवेट हो सकती हैं। तो अगर वो कोविड-19 का पहले से ही टीका उसको उपलब्ध है, उसकी तरफ हम ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस भी हैं इसको लेके कि हमें नहीं देना चाहिए। अक्सर हमारी महिला खुद भी डिसीजन नहीं ले पाती, वो परिवार वालों पे डिपेंडेंट करती है। परंतु हमने ये भी देखा है कि अल्टीमेटली हम कहें कि प्री टर्म डिलीवरीज की बात करें, स्टिल बर्थ्स की बात करें, अबॉर्शंस की बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फेक्शन है एंड विच कैन बी वेरी सीवियर इन्फेक्शन, तो इसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम लैक्टेटिंग मदर की भी बात करें तो वो अच्छे से बेसिकली अगर उसको टीका हुआ है तो वो अपने आप को सेफ महसूस करेगी और वो बच्चे को ठीक प्रकार से वो स्तनपान भी करा पाएंगी। तो हमें बहुत जरूरत है, हालांकि अमेरिका की एक स्टडी हुई है जो 4000 वुमेन पे हुई है, और दोबारा भी एक स्टडी हुई जिसमें ये उभर के आया कि उसमें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को बेसिकली ये वैक्सीन बहुत सेफ है। तो हमें इन मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को बहुत जल्दी हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये महिलाएं सफर करती हैं तो ज्यादातर कॉम्प्लिकेशंस को हम बचा पाएंगे। बिल्कुल। और ऐसे में डॉक्टर बजाज, ये तो साफ है कि ये सेफ है, क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर गर्ग ने बताया कि कुछ स्टडीज बाहर से हमें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जो लोग आपके पास आते हैं, जो महिलाएं आती हैं, उनके अंदर वैक्सीन को लेकर किस तरह की हिचक देखी जाती है? बिल्कुल अंजलि, वैक्सीन हेजिटेंसी जितनी पिछले कोविड वेव में थी, शायद अनफॉर्चुनेटली वो उतनी ही अभी भी प्रेग्नेंट लड़कियों के दिमाग में है। जबकि अक्सर मैं ये एग्जाम्पल अपनी प्रेग्नेंट लड़कियों को देती हूँ, काउंसिल करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, बट इवन एज वी टॉक, जो वी सेफ रजिस्ट्री है उसमें तकरीबन 200,000 प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव बीन वैक्सीनेटेड इन द यूएस वो एनरोल्ड हैं, और इन सब में अभी तक ये नहीं पाया गया, जैसे मैम ने कहा, डॉक्टर गर्ग ने, कि कोई भी एडवर्स इफेक्ट प्रेग्नेंट वुमन को, उसके बच्चे को, या लैक्टेटिंग वुमन को, या उसके बच्चे को किसी भी तरह की कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं मिला। और ये भी पाया गया कि जो स्तनपान करा रही हैं महिलाएं, उनके बच्चों को ट्रांसमिट हुई एंटीबॉडीज। इतनी सब मोटिवेशन के बावजूद भी और पिछली वेव देखने के बावजूद भी अभी तक लोगों के दिमाग में एक सबसे बड़ा डर ये है कि क्योंकि ये वैक्सीन है और हमारे अंदर वायरस घुस रहा है, तो इट इज गोइंग टू मेक मी कोविड पॉजिटिव। तो ये इस तरह के बेसलेस मिथ्स हटाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए शायद कोई भी माध्यम हो, आप हो या गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज हो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल्स टू एक्सप्रेस टू प्रेग्नेंट वुमेन कि आपको कोविड वैक्सीन लगाने से कोविड इलनेस नहीं होगी, आप प्रोटेक्टेड होंगे, आपके बच्चे प्रोटेक्टेड होंगे। इसके बावजूद जो हेजिटेंसी है वो आउटस्टैंडिंग है। छोटी मोटी डिस्कम्फर्ट, इंजेक्शन साइट पे पेन, थोड़ा फीवर, थोड़ा मायालजिया, ये कॉमन है और ये हर एक को होता है, और ये इतना बड़ा रिस्क या इतनी बड़ी न्यूसेंस नहीं है कि उसके लिए हम एक बहुत बड़ा सबसेट का बेनिफिट छोड़ दें। बिल्कुल। और जो वैक्सीनेशन कितना अहम हो जाता है ये समझना हम सबको पड़ेगा, और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अहम है, ये भी उन्हें समझना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि चर्चा हम दूसरी भी एक करेंगे। अभी आप एक खास ICMR की स्टडी जो आई है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि क्या डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन को भी सुरक्षा मिल सकती है। ये कहा गया है कि उससे जो एंटीबॉडी पैदा होती है उससे आपको दूसरे सभी वेरिएंट्स में भी सुरक्षा मिल सकती है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। दोनों डॉक्टर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चर्चा हम कर रहे हैं कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हुई एंटीबॉडी आपको डेल्टा वेरिएंट से भी सुरक्षा दे सकती है, ऐसा कहा गया है ICMR की एक स्टडी द्वारा। लेकिन आपको बता दें कि ये स्टडी जो है वो अभी पीयर रिव्यूड नहीं है, और इस पर अभी दूसरे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कमेंट नहीं किया है। लेकिन सवाल इसमें यह बनता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसे मान के चला जा रहा था कि ये शायद हल्का इन्फेक्शन करे, इससे क्या हमें कुछ ऐसी सुरक्षा मिल सकती है
है, जो हमें आने वाले आगे हमें एक बूस्टर डोज की तरह ही मान लीजिए एक तरह से सुरक्षा दे सकती है। हमारे दोनों गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अर्चना धवन बजाज हैं और डॉक्टर सुनीला गर्ग जुड़ी हुई है। डॉक्टर गर्ग, ये भी आज देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद सरकार अब अपनी टीकाकरण नीति के बारे में सोचे, क्योंकि अगर हम इस वक्त देखें ज्यादातर पॉपुलेशन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्शन हो चुका है और उसके बाद बूस्टर डोज को लेकर के क्या कहा जा रहा है उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंटीबॉडीज का स्ट्रांग होना, उनका ताकतवर होना, ये एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। अंजलि जी, ये एक बहुत ट्रिकी सा सवाल है, मैं कहूंगी जरूर, क्योंकि ये स्टडी बहुत कम लोगों पे हुई है, 39 इंडिविजुअल्स पे हुई है बेसिकली, और जिसमें से अगर हम कहें कि हमारे 25 लोगों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लग चुका था और 8 लोगों को 2 डोजेज ऑफ फाइजर लग चुकी थी। और बेसिकली हम देख रहे हैं कि हमने इस स्टडी में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज और आईजीजी एंटीबॉडीज को स्टडी किया, परंतु क्योंकि हम ये जानते हैं कि ओमिक्रॉन जो है, दिस इज अ वायरस विच कैन इवेड द नेचुरल इम्यूनिटी, और ये हमारी वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी इवेड करता है। तो जो हमने देखा इस स्टडी के दौरान में, बेसिकली जो इंडिविजुअल्स ऑलरेडी वैक्सीनेटेड थे उनको भी हुआ और जो अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स थे उनको भी इन्फेक्शन हुआ। परंतु ये देखा गया अल्टीमेटली कि प्राइमरली एक तो उनमें जो बाकी जो इंडिविजुअल्स वैक्सीनेटेड थे उनमें अल्टीमेटली इन्फेक्शन माइल्डर था, परंतु ये भी साथ में पाया गया कि अल्टीमेटली वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी इवेड हो गई। यानी कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अगर हम बात करें या हम फाइजर वैक्सीन की बात करें, ओमिक्रॉन वैक्सीन ने उसके बाद में जब बॉडी को इन्फेक्ट किया इन 39 इंडिविजुअल्स में, तो काफी मात्रा में पाया गया कि जब एंटीबॉडीज जनरेट हुई तो ये एंटीबॉडीज आपको ओमिक्रॉन लाइक वेरिएंट्स यानी कि उनकी लीनिएजेस या डेल्टा वेरिएंट से भी बचाव करते हैं, यानी कि इट एक्ट्स एज ए काइंड ऑफ अ बूस्टर। बट एज ऑफ नाउ अभी जो जिनमें परंतु ये इन्फेक्शन हुआ वो माइल्डर था, यानी कि जो इंडिविजुअल्स ऑलरेडी वैक्सीनेटेड थे, परंतु ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें ये जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट एक बूस्टर का काम कर रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अब हम वैक्सीनेशन को दोबारा से देखें और ओमिक्रॉन वेरिएंट के हिसाब से हम वैक्सीनेशन के में परिवर्तन लेके आए। परंतु ये बहुत छोटी स्टडी है, अभी इस पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है, तो लार्जर स्टडीज की भी आवश्यकता है। बिल्कुल डॉक्टर बजाज, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मिनट भर ही रह गया है, लेकिन आप क्या मानती हैं कि इस तरह की स्टडीज और वैक्सीनेशन की पॉलिसी, इन दोनों पर नजर रखना कितना जरूरी है? बिल्कुल बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन पॉलिसीज विल कीप चेंजिंग विद टाइम। जैसे ये बहुत छोटी स्टडी है डॉक्टर गर्ग ने कहा, पर इसके 2 टेक होम मैसेजेस हैं। पहला मैसेज कि वी नीड टू लुक एट वैक्सीनेशन स्पेसिफिकली टारगेटेड टुवर्ड्स ओमिक्रॉन, and secondly perhaps, which is like a very open statement to give at this time, पर शायद ओमिक्रॉन वो वैक्सीन है जो कोई कंपनी अब तक नहीं बना सकी। तो वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी हर वेव के साथ हर साल, अब कोविड यहाँ खत्म तो हो नहीं जाएगा, like the flu this will carry on perhaps forever and will become a part of our treatment protocols। तो हर साल ये चीजें बदलेंगी, रीअसेसमेंट, रीएनालाइजेशन एंड probably more progressive outlook towards the disease and its vaccination, दोनों जरूरी है। जी, शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए। तो बहुत अहम हो जाता है कि स्टडी लगातार चलती रहे और उनका दायरा भी बढ़ाया जाए और उसके हिसाब से ही हम अपने टीकाकरण की जो नीति है उसमें बदलाव भी करते रहें। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको याद दिला दें कि मास्क लगाएं और अपनी दोनों डोज वैक्सीन की जरूर लें। नमस्कार।